तो जैसे कि आपका एमजेएसयू फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, तो ये सीआरपीसी का एक पेपर है, गैस पेपर है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और देखिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी मिल जाए। तो सबसे पहले सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो ऑब्वियसली सबको पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 2C में डिफाइन किया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जो इसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल 2L में दिया हुआ है, जहाँ पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे पढ़ेंगे हम। जैसे कंप्लेंट है, परिवाद क्या होता है, तो 2D में परिवाद की डेफिनेशन दी है, परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो आप ये सब चीज़ें पढ़िए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक इंक्वायरी क्या होता है, तो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है, मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट करता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको आप पढ़िए इसको। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन देखिए, 2H में दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा हमेशा, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी अन्य व्यक्ति से जिसे मजिस्ट्रेट प्राधिकृत करे वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑफेंस की बात करेंगे। तो एनी एक्ट या ओमिशन जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति या एनी लॉ फॉर द टाइम बी इन फोर्स के अंदर जो भी कोई भी ऐसा एक्ट ओमिशन है, उसे अपराध घोषित किया है, तो उसे अपराध माना है। इसके अंदर एक चीज़ और भी आ गई कि बेपशु अत्याचार अधिनियम जो है एनिमल क्रूरल्टी एक्ट की धारा 20 के दिन भी कंप्लेंट इसमें आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करेंगे समन केसेस की। ठीक है, तो समन केसेस में देखेंगे कि समन केसेस क्या है, जो ओनली फाइन से रिलेटेड है। ठीक है, वो समन केसेस है, या फिर जो 2 साल से कम के कारावास जिसमें इम्प्रिजमेंट है, वो समन केसेस आएगा। ठीक है, वारंट केसेस कौन सा होगा, जिसमें डेथ हो सकता है, जिसमें LI हो, या फिर 2 साल से ज़्यादा हो, वो 2 साल से ज़्यादा वो वारंट केसेस होगा। ठीक है, तो आप ये सब पढ़िए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्टिम की बात करेंगे। तो विक्टिम में ऑब्वियसली जिसे किसी एक्ट ओमिशन से हानि हुई है और उसके अंदर इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो भी शामिल है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये 2WA भी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, धारा भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की। आपको पता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कितने प्रकार के, सेशन कोर्ट, फिर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, फिर MM में होता है, MM मजिस्ट्रेट होता है, फिर MM। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सेशन कोर्ट में कौन एडिशनल सेशन जज होता है, असिस्टेंट सेशन जज होता है, फिर इसमें CGM भी होता है, CGM भी होता है, ACGM भी होता है, फिर यहाँ पर CMM भी होता है। तो सब ये, और एग्जीक्यूटिव कोर्ट भी होते हैं अलग से उसके अंदर। ठीक है, तो फिर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑब्वियसली सेक्शन 13 में बताया हुआ है, और इसे कौन अपॉइंट करता है, इसे हाईकोर्ट अपॉइंट करेगी, और किसकी रिक्वेस्ट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर इसको करेगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन 13 भी आप पढ़ लेना एक बार। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के पास क्या पावर है, सेंटेंस देने की, जुर्माना देने की, क्या जो भी ये देता है जुर्माना, या फिर जुर्माना हो या फिर इम्प्रीजमेंट हो, कितना दे सकता है वो। तो ऑब्वियसली सबको पता है हाईकोर्ट कितना, हाईकोर्ट के पास क्या पावर है, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश, ठीक है, वो दे सकता है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दे सकता है, हाँ ऑब्वियसली विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडा दे सकता है, लेकिन जो भी डेथ होगा वो हमेशा हाईकोर्ट से पुष्ट होगा, तभी दे सकता है वो। और असिस्टेंट सेशन जज कितना देगा, इसको कितना पावर होगा सेंटेंस देने की, तो इसे पावर है डेथ, LI और 10 साल से जो प्लस है उनको छोड़कर, तो मतलब 10 साल या उससे कम के जो भी कारावास देने की पावर है वो असिस्टेंट सेशन जज को है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 29 की। इसमें बताया हुआ है कि मजिस्ट्रेट कितना कारावास दे सकता है। तो ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसके ट्रिक है 1, 3, 7 और 10। ठीक है, 1 में तो JM फर्स्ट आएगा, JM सेकंड आएगा। ठीक है, 3 साल कितना देगा, JM फर्स्ट देगा, और 7 साल तक कौन देगा, CGM देगा। ठीक है, और 10 साल तक कौन देगा, असिस्टेंट जज देगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जुर्माना इसकी 5,000 है JM सेकंड की, और इसकी 10,000 है JM फर्स्ट की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुलिस अधिकारी कब अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। तो सेक्शन 41 में कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं, अगर उसके प्रेजेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसे कोई इतला मिली हो, उसे लगता हो कि उसने अपराध किया, तो वो ऐसा कर सकता है।
और इसके साथ ही इसमें 2-3 केस लो, वो भी देख लेना। एक डीके बसु का केस है, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना। एक जोगिंदर सिंह का केस है, जोगिंदर सिंह वर्सेस जोगिंदर सिंह स्टेट ऑफ यूपी का केस है, तो आप जोगिंदर सिंह और डीके बसु का केस भी याद रखना, लिख के आना एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरेस्ट कैसे होगा। तो ऑब्वियसली अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर या अन्य कोई व्यक्ति करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, उसको निरुद्ध करके करेगा, ठीक है, रेस्ट्रेन करके करेगा, ठीक है। तो ये अरेस्ट का है, सेक्शन 46 आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब कहेंगे राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन के क्या क्या राइट्स होंगे, तो सेक्शन 50 और 50A में बताया हुआ है कि अरेस्ट पर्सन के क्या क्या राइट्स होंगे, और इसके साथ ही सेक्शन 57 में भी बताया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे। ऐसे तो 303 में भी है कि उसमें बताया कि भी अभियुक्त को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, डिफेंस करने का राइट है, ठीक है। तो आप इस छोड़ दीजिए, 50 से देख लीजिए, सेक्शन 57 देख लीजिए, 303 एक बार देख लेना। तो ये अरेस्ट पर्सन के कुछ राइट्स हैं जिन्हें, जैसे उसे गिरफ्तारी के कारणों गुजारने का अधिकार है, भी जमानत अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल प्राप्त करने का राइट है, तो ऐसे कुछ राइट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, भाई हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ कौन सी। तो इसमें कुछ प्रकार की आदेशिकाएँ जैसे समन है, समन कह सकते हैं हम, वारंट कह सकते हैं, ये कुछ आदेशिकाएँ हैं जो किसी व्यक्ति को विवश कर सकता है हाजिर होने के लिए, ठीक है। तो जैसे 61 हो गया, 61 से 69 हो गया, 70 से 81 हो गया, तो ये वारंट संबंधित है। फिर हम बात करेंगे तो ये, और बाकी ये भी प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन, जो फरार व्यक्ति के बारे में उद्घोषणा है, वो 82 में ये भी कंपेल करती है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई भी 3 आदेशिका लिखें जिसे हाजिर होने विवश करने के लिए, तो आप सम्मन लिख सकते हो, वारंट लिख सकते हो, आप उद्घोषणा लिख सकते हो, प्रोक्लेमेशन लिख सकते हो कि जो भी फरार व्यक्ति है उसके बारे में। तो सेक्शन 82 में बताया हुआ है। 82 में एक पीरियड भी दिया हुआ है कि 30 दिन के अंदर, 30 दिन का पीरियड दिया हुआ है कि भाई 30 दिन का उसको टाइम देंगे अपीयर होने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम के भी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे कर सकते हो। तो अगर अब्सकॉन्डिंग हो गया वो पर्सनल, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं, तो ठीक है। 83 भी आप देख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे वारंट की, सर्च वारंट की थी, ठीक है। सेक्शन 93 से स्टार्ट है, फिर 94 में भी आता है सर्च वारंट, 97 में भी लिखो आप, 98 भी लिखो। तो ये सर्च वारंट संबंधी कुछ प्रोविजंस है, इसे भी एक बार आप गो थ्रू हो लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेनेंस। तो ये देखो, ये मेंटेनेंस वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो आप इसे पढ़ ही लेना अच्छे से, ठीक है। तो 125 में मेंटेनेंस है, वाइफ को मेंटेनेंस है, कौन दिलाएगा, जेएम फर्स्ट दिलाएगा, तो आपको इन चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड से जो भी हैं उनकी कैसे दिलाएगा, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूसेंस की। अगर कोई कंडीशन ऑर्डर टू द रिमूवल न्यूसेंस के बारे में, न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए, तो इसमें कौन अथॉरिटी है, इसमें डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट, उप मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसे स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करे वो, तो ठीक है, ये अथॉरिटी है। ये कंडीशनली ऑर्डर निकालेंगे न्यूसेंस के बारे में, तो इसे ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट सब, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बात करेंगे, तो जैसे 141 144 हम हमेशा पढ़ते हैं कि अर्जेंट केसेस में कि क्या होगा अगर आशंकित खतरा है, अप्रिहेंटेड डेंजर है, उसमें 144 लगा। तो अथॉरिटी कौन होगा, वो सेम वही वाली बात है कि भाई डीएम होगा, एसडीएम होगा और कौन होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, जिसे स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करे, वो ये ऑर्डर निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, कोई भी पब्लिक हेल्थ है, मानव जीवन जैसे ह्यूमन लाइफ है, सिक्योरिटी है, कोई भी अफरे हो रहा है, बलवा हो रहा है, कोई भी दंगा हो रहा है, तो उन मामलों में गवर्नमेंट ऐसा 144 के अधीन ऑर्डर निकाल सकती है और उसको रोक सकती है, ठीक है। अप्रिहेंटेड डेंजर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है 144 से संबंधित किया, क्योंकि अब ये बहुत प्रचलन में है। अभी जब जैसे कोरोना के कारण हमारे जैसे हमने 144 भी बहुत सारी जगह लगाई थी कि आप ऐसे नहीं निकल सकते, क्योंकि ये हमारे पब्लिक हेल्थ को, क्योंकि उसमें हेल्थ चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए अप्रिहेंटेड डेंजर के आधार पर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट। तो कौन करेगा स्टेटमेंट कन्फेशन को, ये एमएम या जेएम करेंगे, कन्फेशन करेंगे, उसको समझा देंगे आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, और ऐसी सब चीज़ें हैं। तो आपको पता है 164, तो आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाद में हम बात करेंगे रिमांड की। देखो अब रिमांड है, जो रिमांड में 167 ही आएगा, और इसके अंदर पीसी जेसी होती है, ठीक है। तो पीसी हमेशा 15 दिन की होती है और जेसी 60 और 90 दिन की ऑफेंस के हिसाब से होती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पुलिस कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इससे देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब बात करेंगे पुलिस रिपोर्ट के बारे में। अगर किसी कोई इन्वेस्टिगेशन समाप्त होने के बाद पुलिस अधिकारी क्या है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है, 173(2) के अगर रिपोर्ट पेश करता है अपनी, तो पुलिस रिपोर्ट होती है, बताता है कि क्या अपराध हुआ है, तो तभी वो पुलिस रिपोर्ट पेश करेगा। अपराध नहीं होता है तो वो एफआर पेश करता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इसको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल, जांच विचारण का मामूली स्थान क्या है, तो 177 178 में दिया हुआ है। अब जैसे जहाँ पर अपराध हुआ वही ऑब्वियसली होगा, तो 177 178 एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कैसे कॉग्निजेंस करेगा किसी ऑफेंस का, तो मजिस्ट्रेट 3 प्रकार से किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस कर सकता है। कैसे कर सकता है, कंप्लेंट पर, ठीक है, FIR पर, ठीक है, और एक सुओ मोटो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि या तो परिवाद पर कर लेगा या फिर सुओ मोटो भी कर सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है। तो 190 भी इंपॉर्टेंट है, ये आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल जो प्रिटी ऑफेंस क्या होते हैं। प्रिटी ऑफेंस कौन से होते हैं, जो 1000 रुपये से ज़्यादा जुर्माना लिए वो होते हैं। उससे कुछ प्रोसेस है कि भाई कि अगर वो एक्यूज खुद नहीं आ पाए, अगर वो अपने प्लीडर के थ्रू या फिर ऐसा कोई जुर्माना कोर्ट में दे दे, तो कोर्ट उसको छोड़ सकता है, उसको पनिश करके वो जुर्माना उसके जो भी उसका जुर्माना होगा, उस 1000 रुपये से ज़्यादा जुर्माना है तो फिर उसको अपील होने की जरूरत नहीं होती, और प्रिटी ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसको उस मैटर को डिस्पोज कर देता है कोर्ट, ठीक है। 206 भी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ चार्ज, जो आरोप के क्या क्या अंतर्भुक्त होकर 211 212 पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कि भी अपराध बताएंगे अगर अपराध की अगर कोई डेफिनेशन दी हो तो डेफिनेशन को बताएंगे, तो ऐसे कुछ कंटेंट ऑफ चार्ज होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायल सेशन ट्रायल। अब आपकी ट्रायल आएगी, बड़े में क्वेश्चन आएगा, अब आपको अटेंड तो सी में एक ही क्वेश्चन करना है, तो आप ट्रायल में से या तो सेशन ट्रायल कर लो या फिर समन ट्रायल कर लो। ये दोनों ट्रायल अगर आप कर लोगे तो आप बाकी आप ट्रायल अगर छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेशन और समन ट्रायल देख लेना एक बार, इन दोनों अगर आएगी तो इन दोनों में से एक आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप ट्रायल देख लेना 225 से 237 और 251 से 255 तक समन ट्रायल, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे 300 आप सेक्शन 300 भी इंपॉर्टेंट है, तो 300 ध्यान रखना कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है कि भाई क्या एक ही अपराध के लिए कन्विक्टेड एक्यूटल हुआ है तो उसको सेम ऑफेंस के लिए वापस ट्रायल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट होता है, तो इसको भी आप एक देख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम के सेक्शन 304 की बात करेंगे, लीगल एड की। तो हाँ, लीगल एड किसको अपीयर होगा, किसको मिलेगा, 304 में आप देख लेना इसको। अब पार्डन की बात करेंगे तो सेक्शन 306 से 307 में पार्डन का प्रोविजन 306 308 में दिया पार्डन, तो ठीक है। 7 साल से अधिक का कोई कारावास होता है, और उसमें उसको किस पर्पज से पार्डन करते हैं, ताकि मेन एक्यूज को पता लग सके, और ताकि जो मेन एक्यूज उसका पता लग सके। अगर कोई वो सहायक है, आपको क्या होता है ना कई बार के असली किलर तो कोई और होता है, कुछ लोग सुपारी देकर किसी को मरवा देते हैं, तो ठीक है, उसको पार्डन बनने का मेन उद्देश्य यही है कि उसको एज ए विटनेस बनाया जाए, ताकि हम एक्चुअल एक्यूज को पकड़ सके जिसने ये सही में अपराध करवाया है, ठीक है। तो पार्डन का मेन पर्पज यही होता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो 320 में जो लिस्ट दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट में क्या है, तो पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए 320 में, और बता देना कि भाई इसका प्रभाव क्या होगा, एक्यूटल होगा अगर कंपाउंड कर दिया तो जो कंपाउंड का समझौता कर सकता है कोर्ट कुछ ऑफेंस में, तो ठीक है। वो लिस्ट दी हुई है, तो आपको कुछ याद रखी तो आप देख लेना, इतना नहीं है कि पूरी लिस्ट याद करनी है, तो आपको 320 देख लेना। फिर 327 में बताया कि भाई जो कोर्ट ओपन होगा और उसमें जांच विचारण जो भी इंक्वायरी ट्राई कर रहा है वो ओपन करेगा, तो 327 भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे जजमेंट, और 353 और 354 आप पढ़ लेना। जजमेंट सुनाएगा, फिर देखकर सुनाएगा, लिखकर सुनाएगा, कैसे सुनाएगा जजमेंट के कंटेंट क्या होंगे, क्या क्या लिखेगा, तो 353 354 एक बार आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपील रिवीजन की। तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है अपील रिवीजन में अंतर क्या है, तो आप एक बार देख लेना अपील रिवीजन में और रेफरेंस को, तीनों को एक बार साथ में देख कर एक बार गो थ्रू लेना, तो थोड़ा सा अपील रिवीजन का जो अंतर है वो आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 460 की। तो आप ये इरेगुलरिटीज जो अनियमितता होती है, कौन सी कार्रवाई को दूषित नहीं करती, वो 460 है, तो 460 इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप 460 की जो लिस्ट है 7-8 हैं जो आप उसको एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब हम लास्ट जो है इसका सीआरपीसी का क्वेश्चन है इनहेरेंट पावर ऑफ हाईकोर्ट को क्या इनहेरेंट पावर कौन से सेक्शन में, तो 482 में, तो ये आपके छोटे में आ सकता है, तो आप इस बार इनहेरेंट पावर को आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 की, ठीक है। तो इसमें हम देखो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले सेक्शन 3 को आपको देखना है, ठीक है। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि भी कौन, जैसे 379 हो गया, 380 हो गया, 404 ये ऑफेंस है, इनका क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार कहते हैं जैसे हिंदी में, भ्रष्टाचार कर सकती है कोर्ट, ठीक है, ताकि उसको सीधे दंडित नहीं करके हम उसको चेतावनी देकर छोड़ दें, तो इसका मेन पर्पज यही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे गुड कंडक्ट की। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 4 में बॉन्ड भराते हैं कि भाई आप गुड कंडक्ट रखोगे, आप अपराध नहीं करोगे, और आप तो ऐसा बॉन्ड भराकर इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे जो 21 साल से कम का जो व्यक्ति है उससे हम कारावास से दंडित नहीं करेंगे, लेकिन उसने आजीवन कारावास नहीं किया और कोई ऑफेंस किया उसके अलावा, ठीक है, तो उससे इसमें ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि उसे कोर्ट को रीज़न लिखना पड़ेगा कि हमने सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंग कार्रवाई क्यों नहीं की, तो ठीक है, कोर्ट को रीज़न लिखना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सेक्शन 6, तो इसको भी एक बार आप देख लेना। अब हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये आ सकता है इस बार सेक्शन 8, इसमें कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन भी बंद पत्र की शर्तों में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो ठीक है, इसमें प्रोबेशन ऑफिसर ही ऑब्वियसली एप्लीकेशन देगा कोर्ट को कि भी जो भी हमने शर्तें ली हैं अब परिस्थितियाँ चेंज हो गई है तो उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए, तो कोर्ट परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपका 100% आएगा पेपर में, तो आप इसको देख के चले जाना क्योंकि वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो एक और है जोनाइल जस्टिस एक्ट, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, तो आप इस डेफिनेशन को जरूर देख के जाना। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद, जिसने भाई विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, ठीक है, और देख रहे को संरक्षक का वाला बालक, तो ठीक है, 2:13 और 2:14 में दिया हुआ है, तो जो भी मतलब कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसने अपराध किया है तो 18 साल से कम है और जिसने अपराध किया है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ लिस्ट दी हुई है, कुछ 12 नाम दिए हुए हैं, तो आप 12 में से कुछ भी 4-5 एक नाम याद कर लेना, ये भी आपका अब एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो 3 प्रकार के ऑफेंस दिए हुए हैं प्रोबेस, ये जो हमारा जो जोनल जस्टिस एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है इसका मेन उद्देश्य था कि ऑफेंस को डिफाइन करने के लिए। तो 3 तरह के ऑफेंस है, एक तो होता है घृणित अपराध, एक होता है लघु अपराध, एक होता है गंभीर अपराध, हीनियस ऑफेंस, पीटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस। तो हीनियस ऑफेंस जो होते हैं वो मिनिमम 7 साल या अबव, ठीक है, या अबव, और पीटी ऑफेंस होते हैं तो मैक्सिमम 3 ईयर्स, और सीरियस ऑफेंस होते हैं 3 से 7 साल के। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको ऑफेंस। ठीक है, छोटे में आ सकता है, तो उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो है जोनल जस्टिस बोर्ड के बारे में बात करेंगे, तो ऑब्वियसली जोनल जस्टिस बोर्ड सेक्शन 4 में दिया हुआ है, तो इसको कौन स्थापित करेगा, इसको स्टेट गवर्नमेंट हमेशा स्टैब्लिश करती है जोनल जस्टिस बोर्ड को। और इसका क्या पर्पस होता है कि भाई इसको, इसमें कौन मेंबर होते हैं, इसमें एमएम या फिर जेएम फर्स्ट इसका मेंबर होगा जिसको 3 साल का अनुभव हो, और 2 होते हैं सोशल वर्कर इसमें शामिल होते हैं। तो ठीक है, ये भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें जो है प्रारंभिक मूल्यांकन, प्रिलिमिनरी असेसमेंट का होता है ये क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो 16 साल से अधिक आयु का व्यक्ति है, यदि वो ऐसा कोई हीनियस ऑफेंस करता है, ठीक है, तो कोर्ट को लगता है कि इसका एडल्ट के रूप में विचारण करना चाहिए, तो उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा कोर्ट, ठीक है, बोर्ड करेगा, इसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, और फिर अगर उसको लगता है कि ऐसा उसको अगर अडल्ट के रूप में ट्रायल करना चाहिए और हमें रेगुलर कोर्ट में भेजना चाहिए, तो वहाँ पर उसको रेगुलर कोर्ट में भी भेज सकता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ऑल द बेस्ट सभी को, और अच्छे से तैयारी करो, और ये जो मैंने क्वेश्चन कराया इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना जरूर, आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।